जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाजत दी थी, नवाज शरीफ साहब ने आज उस पर शदीद रद्द अमल दिया है। और इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से इमरान खान साहब ने निगरान वज़ीर आज़म को क्या खत लिखा है, इन मामलात में प्रोग्राम में बात करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब की ताहियात नाअहली के केस की सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को 13 जून को पाकिस्तान में तलब तो किया, लेकिन साथ ही उन्हें कागजात नामजदगी दाखिल करवाने जमा करवाने की मशरूत इजाजत भी दे दी और शर्त आयद की कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक जनरल मुशर्रफ इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने यकीन दहानी करवाई कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आए, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, जहां खुसूसी अदालत ने उन्हें इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। शायद यही वजूहात हैं कि आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब खास से बरहम नजर आए जब वो एहतसाब अदालत पहुंचे और काफी सवालात उन्होंने खड़े किए। उन्होंने सवाल किया कि कहां का आइन है, कहां का कानून है कि जिसने कत्ल किया, जिसने आइन तोड़ा, उसे इलेक्शन में लड़ने की इजाजत दी जा रही है, उसे यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल करार दे दिया जाता है। नैब कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की पेशी थी अब, और आपको पता है कि कल 9 जून है, जहां पर नैब रेफरेंसेस की दूसरी डेडलाइन खत्म हो रही है और तीसरी तौसी के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है। कल क्या होगा? क्या कल शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस का फैसला आ जाएगा या एक नई एक्सटेंशन मिलेगी? इस वक्त तक तवक्को ये की जा रही है कि शायद नैब रेफरेंसेस केसेस में मजीद तौसी हो जाए। इसके अलावा एक और अहम इशू, आज इमरान खान साहब ने निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस नासिर मुल्क साहब को खत लिखा। बड़ा अहम खत है जिसमें वो मुतालबा करते हैं कि मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान है, लोड शेडिंग है बिजली की बदतरीन, इस पे कौम को एतमाद में लिया जाए। 500 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा फिर से कौम पे चढ़ गया है, कौम को उस हवाले से आगाह किया जाए। और नून लीग की वफाकी और पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है उसने अपने बिजली के लोड शेडिंग खत्म करने के वादे और दावे पूरे नहीं किए, ये हकाइक भी कौम के सामने रखे जाएं। तो सबसे पहले बिजली की ही लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में जाने के लिए ये बिजली की लोड शेडिंग का वादा दरा से आज तक चलता हुआ आ रहा था। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं निगरान वजीर तवानाई बैरिस्टर अली जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अली जफर साहब, आपको आवाज आ रही है? सर जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, आज आपको भी आपकी वजारत ने ब्रीफिंग दी है कि मुल्क में बिजली की सूरत हाल क्या है। नैपरा ने भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया है। इमरान खान साहब ने भी खत लिख दिया है निगरान वज़ीर आज़म साहब को कि बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से कौम को आगाह किया जाए। सर, सिचुएशन क्या है इस वक्त? बिल्कुल आप मेरा ख्याल है ये बड़ा जरूरी है कि कौम को आगाह किया जाए। आज मेरी ब्रीफिंग हुई थी जी, और उस पे सारे जो फैक्ट्स और फिगर्स थे और जितना हमारी डिमांड है और जो जनरेशन है, ट्रांसमिशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के जो इश्यूज हैं जी, और जो हाइडल जो पानी की कमी हुई है इस वक्त डैम्स में, जो हमारे जनरेशन की प्लांट्स के मसले हैं, जो सर्कुलेट डेट का इशू है, सारे जेर बहस आए। मजीद मैंने कुछ सवालात भी पूछे जिनके और अभी जवाब चाहिए होंगे ताकि रिसर्च सारी हो जाए। ठीक। और फिर सोल्यूशन भी हमने सोची और उसके बाद ये सारी चीजें इरादा यही है कि जो हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि सारा कुछ पब्लिक के साथ शेयर किया जाए जी, ताकि पब्लिक को बताया जाए कि क्या इस वक्त असल सूरत हाल क्या है और इसके सोल्यूशन क्या हैं और कितनी शेयरिंग होगी और कब ये खत्म होगी, ताकि साफ साफ जो भी हकायक हैं वो सामने आए। सर, ये बताएं कि आपको जो आज ब्रीफिंग दी गई है तो इस वक्त मुल्क में एक्यूट शॉर्टफॉल है बिजली का? क्योंकि नून लीग की हुकूमत कह के जाती है कि हम तो वाफर बिजली देके गए थे, हम तो 20,000 मेगावाट देके गए थे, वो कहां गई? निगरान हुकूमत से पूछा जाए।
जी, वो यहाँ उनका दूसरा पार्ट तो बिल्कुल दुरुस्त है कि निगरान हुकूमत है, क्योंकि निगरान हुकूमत की इस वक्त हुकूमत है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि क्या हकायक हैं और क्या एक्चुअल बिजली की और लोड शेडिंग की पोजीशन है। ये बिल्कुल ये हम ना किसी के ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं, ना आने वाले के ऊपर जिम्मेदारी डाल सकते सर, हैं। 20,000 मेगावाट सिस्टम में है। देखिए जी, ये 2 या 3 किस्म के इसमें सिस्टम में कितना है ये अलग बात होती है, जनरेट कितना हो रहा है वो अलग बात होती है। अब फॉर इंस्टेंस आपको एग्जाम्पल में सिस्टम में अगर आप देखें जी, तो 7,000 मेगावाट हाइडल पावर की कैपेसिटी है, ठीक, लेकिन पानी नहीं होगा फिर वो 7,000 जनरेट नहीं हो सकेगा, फिर वो 2 या 3,000 ही जनरेट होगा। ठीक, इसी तरह अगर आपकी जनरेटिंग प्लांट्स हैं ऑयल पे, वो अगर 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं तो उनकी फिर एक्चुअल प्रोडक्शन 50% होगी, लेकिन अवेलेबल कैपेसिटी हो सकता है उसकी डबल हो। ठीक, सो ये 20,000 का फिगर जो है ये दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, इसमें ये भी देखना है कि और जो एक मुझे समझ आई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये है कि जहां उन्होंने हमारी हुकूमतों ने गवर्नमेंट ने जो जनरेशन को कॉन्सेंट्रेट किया, वहां ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया। ठीक, ठीक। तो जब बैरिस्टर अली जफर साहब, आपकी आवाज में भी कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक कोई सिग्नल के इश्यूज हैं, आपसे हम दोबारा भी राब्ता करेंगे। सर, इस वक्त तक के लिए बहुत शुक्रिया और इसी मामले से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ लाहौर में मौजूद हैं नून लीग के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, साबिक तर्जुमान हैं, साबिक वज़ीर आज़म साहब के सेनेटर हैं और साबिक वजीर पानी और बिजली भी रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। मेरे साथ कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, माहिर दिफाई तज्जियाकार तो हैं, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये नैब के डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स रहे हैं, तो नैब रेफरेंसेस शरीफ फैमिली के उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद से हैं अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, इनसे भी हम तज्जिया लेंगे और मुझे कुछ देर में टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप चूंकि वजीर पानी और बिजली भी रहे हैं, आपकी अभी साबिका गवर्नमेंट रही है, दावा करते रहे हैं कि 20,000 मेगावाट है। सुन लिया आपने निगरान वजीर तवानाई की बात, तो कहते हैं कि 20,000 मेगावाट तो नहीं है, लेकिन निगरान वजीर आजम ने निगरान हुकूमत ने जवाब देना, ये बात दुरुस्त है और उनके लिए आप लोग जो है एक मुश्किल सिचुएशन छोड़ गए। देखिए, मैं तो आपको वो बता सकता हूँ जो हो गया है, तो मैं आपको बजाय इसके कि मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं, क्योंकि आपको मालूम है हमारा दावा ये है कि हमने तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली इजाफी जो है वो ग्रिड के अंदर डाली है। तो मैं आपको गिन के बता देता हूं। सबसे पहले तो गुड्डू के अंदर गुड्डू 747 प्रोजेक्ट जो है उसमें 750 मेगावाट बिजली इजाफी डली है। फिर जाम शोरू के अंदर जो अपग्रेडेशन हुई है उससे तकरीबन 500 या 700, मुझे अब सही तरह से याद नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन डेटेड है, मेगावाट बिजली जो है वो दाखिल हुई है। तरबेला 4 जो है एक्सटेंशन जो की गई है उससे 1400 मेगावाट बिजली आती है। नंदीपुर जो है वो तकरीबन 550 मेगावाट है। नंदीपुर जहां पर करप्शन का केस अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर लेते हैं ना, एक एक करके ही बात कर सकते हैं, पे करप्शन पे भी बात मामलात इतने हैं आपकी हुकूमत के, क्या लेकिन अगर मैं आपको 10,000 गिनवा दूं तो आपके जो सामीन भी हैं और जो देख रहे हैं उनको थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी। कोयले का जो पोर्ट कासिम में प्रोजेक्ट है वो 1320 मेगावाट का है। कोयले का जो साहिवाल में प्रोजेक्ट है वो 1320 मेगावाट का है। LNG के 3600 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं जो भिक्की, हवेली बहादुर शाह और बल्लोकी में हैं, लेकिन उनमें से एक प्रोजेक्ट अभी अपनी कंबाइंड साइकिल पे नहीं चल रहा। तो 3600 मेगावाट जो है उनमें से 2400 मेगावाट कंप्लीटली अवेलेबल हैं और बाकी जो 1200 मेगावाट हैं वो चंद दिनों के अंदर आपके सामने आ जाएंगे। आप इसको ऐड कर लें, मैंने हर एक की इजाफी कैपेसिटी आपको बताई है, ये 10,000 से ज्यादा मेगावाट लेकिन हैं। अगर इतने मेगावाट हैं तो निगरान वजीर तवानाई हमारे सामने ही मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सिस्टम में ये फिगर्स देने के लिए बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सिस्टम की उतनी जनरेशन है कि नहीं है ये बहुत काउंट करता है। देखिए, तो ये इतनी बिजली गई कहां? इमरान खान साहब को खत लिखने की नौबत क्यों पेश है? इमरान खान साहब तो खुद भी दावा कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन में बिजली एक्सपोर्ट करेगी, तो जिन्होंने खत लिखा है तो वो जरा एक चीफ मिनिस्टर साहब को भी खत लिखते कि आपने कितनी बिजली पैदा की है, वो तो ये कह रहे थे हमारा सूबा एक्सपोर्ट करेगा बिजली। 1 मेगावाट तो उन्होंने बिजली प्रोड्यूस नहीं की। हम तो आपको वो बता रहे हैं जो बिजली प्रोड्यूस हो चुकी
चुकी है, वो वादे नहीं कर रहे, जो पूरे तकमील पहुंच चुके हैं, उन प्रोजेक्ट्स का नाम लेके मैं जिक्र कर रहा हूं। जहां तक बिजली की पैदावार का ताल्लुक है, 19-20 हजार मेगावाट बिजली की जो पैदावार है वो तो हो चुकी है पिछले 1-2 महीनों के अंदर, और ट्रांसमिशन लाइंस में से गुजर चुकी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बिजली जब पहले 1 महीना पहले, जब कई प्रोजेक्ट अभी तैयार नहीं थे, 19-20 हजार बिजली बन भी चुकी है, उसकी तरसील भी हो चुकी है, तो फिर तकसीमकारी भी हो चुकी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज अबूरी हुकूमत के अंदर जो हमारे वजीर हैं वो ये बात क्यों कर रहे हैं? ये फैसला तो हुकूमत को करना है कि वो किस प्रोजेक्ट को कहता है कि तुम बिजली पैदा करो। अगर आप ना ऑर्डर दें उनको बिजली पैदा करने का, आप उनसे बिजली ना खरीदें, तो फिर आपको बिजली नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा काम तो ये है कि बिजली पैदा करने की ताकत जो है वो सिस्टम के अंदर हम डाल जाएं, उसको 1-2 महीने चला जाएं, ताकि आवाम को ये यकीन हो जाए कि ना सिर्फ बिजली बन रही है बल्कि पहुंच भी रही है। का जवाब फवाद चौधरी साहब से हम लेंगे। फवाद साहब लाइन पर हैं जी हमारे साथ क्या? फवाद साहब को जी प्लीज लाइन पे लीजिएगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ में आऊंगे सर नैब रेफरेंसेस के हवाले से बात करने के लिए। कल शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंसेस तारीख खत्म हो रही है, नैब ने लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट के तौसी कर दी जाए। सर तौसी होनी चाहिए इन केसेस में, या कल फैसला आ जाना चाहिए, या मैक्सिमम कितनी तौसी मिल जानी चाहिए? गरीदा बेसिकली देखें काफ़ी हद तक केस क्लोज हो चुके हैं, और मैक्सिमम आई वुड से अगर डिले करते हैं तो 2 वीक्स जो वो हो सकता है कि इनको इजाज़त मिल जाए केस को डिले करने के लिए। जबकि नवाज़ लीग के जो डिफेंस के लॉयर्स उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको और प्रोलॉन्ग किया जाए। जितनी आपने देखा कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर कितना डिफरेंट टाइम लगाया गया और फिर डिफरेंट हरबे इस्तेमाल किए जाए, स्टिल मैक्सिमम आई वुड से कि 2 हफ्ते मिलने चाहिए। 2 हफ्ते में ये केस फाइनल हो जाना चाहिए, और होता नज़र भी आ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो गई है आपके सामने। अब 1-2 और एविडेंस होंगे, उसके बाद केस क्लोज हो जाएगा और फिर फैसला महफूज करके इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इतना ज़्यादा अब टाइम नहीं रह गया है, लेकिन इसमें इनकी अभी भी यही कोशिश है कि सारे केसेस को कंबाइन कर दें, सारे केस को कर दें, जबकि अब डिसीजन आर वेरी क्लियर कि हर केस का फैसला अलहदा होगा। क्योंकि एक केस में मरियम नवाज़ हैं, कैप्टन सफदर हैं, बाकी केसेस में ये नहीं है, इसलिए सबको अलहदा किया जाएगा। और अपरेंटली नज़र आ रहा है कि क्या डिसीजन होने वाला है। अपरेंटली नजर आ रहा है कि क्या डिसीजन होने वाला है। अवैस तौहीद साहब की तरफ भी मुझे जाना है, लेकिन तरफ फवाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी। आप लोगों ने आज अपने कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में से किया है, कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो निगरान वजीर आजम को खत लिखा है बिजली की लोड शेडिंग के बारे में, मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, निगरान वजीर तवानाई बैरिस्टर अली जफर साहब मेरे साथ थे। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे थे। निगरान वजीर तवानाई कह रहे हैं कि जी 20,000 मेगावाट जो कि नून लीग क्लेम कर रही थी सिस्टम में कहीं मौजूद नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब ने पूरा बायोडाटा, पूरा ब्रेकअप दे दिया कि जी कौन कौन से पावर प्लांट से कितनी जनरेशन हो रही है। ये बिजली गई कहां? इमरान खान साहब को ये खत लिखने की नौबत कैसे आई? मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ साहब शॉपर में बिजली साथ ले गया है कर रायगढ़ में, यही तो मामला है। ये तो बिल्कुल ही मतलब झूठ बोलते हुए साहब हंस रहे हैं आप किस बात कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, और ये आराम से कह देते हैं कि ये वो कर दिया। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर बिजली है तो वो गई किधर है? अब यहाँ पे बिजली जो है वो केस क्यों नहीं आ रही है? इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है, और इसलिए नहीं आ रही है कि बिजली ये लोग अपने प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर ही नहीं सके, और उन प्रोजेक्ट्स में इनका जो तमाम जो अगर नेपरा के आप रिकॉर्ड पे जाएंगे 1900 मेगावाट टोटल बिजली है जो सिस्टम में एड अप कर सके। उसके अलावा तो ये बिजली सिस्टम में एड अप ही नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज एक बहुत बड़ा बहरान है। और जिसकी तरह जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब केपी गवर्नमेंट की पावर जनरेशन के हवाले से भी सवाल उठा रहे थे कि जी वहां से बताइए जाए कि वहां से नेशनल ग्रिड में कितनी जनरेशन की गई है। केपी गवर्नमेंट कैसे, केपी गवर्नमेंट ने जो प्लांट्स लगाए थे 76 मेगावाट के, उन्होंने तो वो भी नहीं लिए। और ये जो अपना ये पहली बात तो ये है कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से पूछे कि बिजली की जनरेशन जो है या पावर जो है ये प्रोविंशियल मसला है या नेशनल ये वफाकी मसला है। ये आपने जो आप आखिर में अगर आके बिजली बनाना भी अगर केपी गवर्नमेंट का काम था तो फिर ये तो मेरा ख्याल है कि हर बात के ऊपर इन्होंने एक आसान सा हल ढूंढ लिया। केपी वालों ने क्या कर दिया? भाई आप अपना हिसाब दें, आप बताएं। आपने कहा था हम बिजली, पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा 6 महीने में मसला खत्म हो जाएगा, फिर कहा 2 साल में खत्म हो जाएगा, फिर कहा 5 साल में खत्म हो जाएगा।
और आप जब ये गए हैं तो हमें पता चल रहा है कि बिजली तो है ही नहीं है, बुरे हाल है। इस वक्त मैं जेल में हूँ और हर घंटे बाद बिजली जा रही है और लोग अच्छा, हर घंटे बाद लाइट जा रही है? चलें, कम से कम लाहौर में हर 2 घंटे बाद जा रही है। मुसद्दिक मलिक साहब, देखिए, आप भी लाहौर में ही हैं, हर 2 घंटे बाद तो जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि 30 तारीख तक अवाम इसका फैसला करेंगे कि जब अबूरी हुकूमत थी जिसमें मैं खुद वजीर था, यहाँ पर लाहौर शहर में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती थी और जो गिरदो नवा के इलाके हैं वहाँ पे 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। ये पूरा 1 साल गुजर गया है। आप भी कहेंगी बात, मैं नहीं मानूंगा, चौधरी साहब नहीं मानेंगे, चौधरी साहब की तो मैं वैसे ही कभी नहीं मानता, लेकिन अगर हम एक दूसरे की बात ना भी माने तो वो अवाम जिनको बिजली 2013 के मुकाबले में मिल रही है वो वोट दे के फैसला कर देंगे कि बिजली आई है ग्रिड में। Absolutely, अवाम फैसला करेंगे और हमारे साथ गिन के तमाम प्रोजेक्ट से 10,000 मेगावाट से ज्यादा बता दी है। डेफिनेटली अवाम फैसला करेंगे। एक दिन पहले तक सबको बिजली मिल रही थी, आज आप कह रहे हैं बिजली चली गई, कहाँ चली गई? सीनियर साहब रही है, इमरान खान साहब ने खत लिख दिया है निगरान वज़ीर आज़म को, लेकिन जो कल जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे और नवाज शरीफ साहब जो आज बोले हैं इस पे, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तजादात है विज़ नवाज शरीफ साहब एंड जनरल मुशर्रफ साहब? देखिए, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो साबिक फौजी हुक्मरान हैं उनके बारे में जो फैसला है वो मुतनाज़े है और वो काबिल बहस है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमारी अदलिया उस जर्नल को जो है वो ये कह सकता है, ये उनको एग्जेम्पशन दे सकते हैं कि वो आए, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किस चीज़ की जमानत दे रहे हैं और ऐसा उन्होंने कौन से ऐसे काम किए हैं जिनकी बुनियाद पे उनको ये रियायतें दी जा रही हैं और बाकायदा उनको वादे दिए जा रहे हैं कि आप आइए और आप सिर्फ एक दफ़ा कोर्ट के अंदर पेश हो जाइए। किस तरह का इंसाफ है? देखिए, एक तरफ हम देखते हैं कि खदीजा सिद्दीकी जो है वो लड़की, उसको दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के सामने जो है वो शाह हुसैन जो उसका क्लास फेलो था उसने खंजर से चाकू से वार किए 23 दफ़ा और उसको कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया कि जी उनको जो है कोई शवाहिद इस तरह के नहीं मिल रहे। ये किस तरह का इंसाफ है? बहुत ही अफसोसनाक बात है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हमने गिरफ्तारियां दी, सहाफ़ियों को टॉर्चर किया गया, हड़तालें हुई, एमरजेंसी नाफिज की गई। ये किस तरह का इंसाफ है? किस जनरल परवेज मुशर्रफ, मेरे ख्याल में देखिए, जो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब बाहर थे तो उस वक्त के साबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल कियानी साहब, उन्होंने इनके एक रिश्तेदार के जरिए और एक सिक्योरिटी आला अफसर के जरिए एक पैगाम भेजा था कि आप क्यों आना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी का मसला है, आप कैसे समझते हैं कि आपकी पार्टी के यहाँ डीप रूट्स हैं, और तीसरा ये कि आपके आने से इदारे को जो है कहीं ना कहीं उसका इमेज खराब होगा। ये फिर आए और उसके बाद फिर किस तरीके से जनरल रहीद शरीफ साहब के ज़माने में ये यहाँ से फरार हुए। उसके अंदर जो भी हमारी उस वक्त की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का जो भी कसूर हो, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये फैसला देना बिल्कुल हमारे अक्ल दाने से जो है बिल्कुल समझ में नहीं आता और उनको आने दें। ये मैं एज ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स समझता हूँ, आने दें, उनको देख लेता हूँ कि उनको कितनी उनको यहाँ पे सीटें मिलती हैं। एक काउंसिलर की सीट नहीं वो जीत सकते, चित्राल से, कराची से, लिया से। वर्चुअल रियलिटी पे अगर जिंदा रहना है तो उसकी दुनिया अलग है। उन्होंने एक अपनी इनिंग्स खेल रही है, 10 साल वो इसके बड़े ही मुतलकुल अन्नान यहाँ पे फौजी हुक्मरान रहे हैं। अपनी ज़हीर अब्बास इस उम्र में गरीदा 274 की इनिंग्स नहीं खेल सकते। इनको ये समझ में नहीं आता कि ये क्या ये फौज का ही नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी अच्छी तरह पता है, आला सियासी अस्करी क़यादत जो है, जब हमारे उनसे इंटरेक्शन होती है वो कहते हैं इस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ एक सिविलियन है, अगर कानून और आइन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ वैसे ही मुकदमा चलना चाहिए और वैसे ही उनको ट्रीट करना चाहिए जैसे एक शहरी के तौर पे। ये किस तरीके से ये इस तरह का फैसला है? इससे बयानिया जो है नवाज शरीफ साहब का, वो चाहे मुतनाज़े हो चाहे कोई हो, उसको तक़वियत मिलती है। उनका सियासी बयानिया जो है इस तरह के फैसलों से ज्यादा ताकत पकड़ेगा। और मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब अपने पार्लिमानी सियासी कैरियर के जो खत्म हो रहा है, उनको सरबराही उनकी जो उनसे महरूम किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जिस तरह उनको नाअहल करार दिया गया और उन्होंने एक बयानिया दिया और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ दिया, वो जहां पर एक बंद गली में हमें नजर आ रहे हैं,
उसी तरह कहीं ना कहीं वो अपने बयानिए से इस्टेब्लिशमेंट को इस बंद बली गली के दहाने पे लेके जा रहे हैं। एक खतरनाक सूरत हाल है, सियासी इंतशार है, माशी बहरान आगे आने वाले दिनों में खड़ा हुआ है गरीदा, और तवानाई का बहरान तवील मुद्दत पॉलिसीज का जो है वो चाहता है, तवज्जो चाहता है, ना कि ये सियासी जो इनकी लड़ाई है कि पीटीआई का मसला नहीं, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं, ये का मसला नहीं, ये सियासत का मसला है। कितने बड़े बड़े बहरान आगे इलेक्शन, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अवैस तौहीद साहब, इन सारे मसाइल पे बात करनी है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप एग्री करेंगे अवैस तौहीद साहब की बातों से कि इस तरह के फैसले दे के, इस तरह के अहकामात दे के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं नवाज शरीफ का सियासी बयानिया, चाहे उससे आप कितना ही इख्तलाफ क्यों ना करें, जब वो कहते हैं कि उनके साथ और जनरल मुशर्रफ के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, तजादात किए जा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये लोग कैप्चर करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं इस बयानिए को? देखिए गरीदा, नवाज शरीफ में या जनरल मुशर्रफ के केसेस में बहुत फ़र्क है। एक तो मैं पहले बड़ा क्लियर पता होना चाहिए, नवाज शरीफ इन्वॉल्व है करप्शन में, मुल्क का पैसा उन्होंने लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, ही हैज़ बीन लिविंग बियॉन्ड मीन्स, और जो उनके इल्ज़ामात हैं वो एक डिफरेंट नौयत के हैं, जो कि अभी साबित होना बाकी है। बिल्कुल साबित होना बाकी है, और होपफुली के 2 हफ्ते में साबित भी हो जाएंगे, डिसीजन भी आ जाएगा। जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस आर रिजॉल्व पोलिटिकली। बात यह है कि अगर उनको पर जो केसेस बनाए गए हैं, पहले हम उनको जरा से देखना चाहिए। संगीन गद्दारी का मुकदमा आप समझते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड? जी देखिए, मैं बताता हूँ, मैं आई गिव आंसर। अक्बर बुख्ती के कत्ल में कैसे इन्वॉल्व है? पहले मुझे वैसे सबसे ये पूछें कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ब्रिगेडियर साहब, तो जरा मुझे ये बता दें कि नहीं कौन सी आदमी की खिलाफ वर्जी की, तो उसके ऊपर देखे ना, मेरी बात सुने ना, आपने अपना टाइम ले लिया, गिव मी 2 मिनट्स। अगर उनसे की तो उस वक्त वो अकेले नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर्स प्रोविंसेस के, कोर कमांडर्स, ब्यूरोक्रेट, सब ने मिलकर एडवाइस भेजी जनरल मुशर्रफ को कि इमरजेंसी नाफिज करें। मिनट्स मौजूद हैं, उसके ऊपर केस बंद है सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस में बात करता हूँ। उसका अकबर बुख्ती के केसेस का मुझे ये बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? कोर कमांडर वहाँ पर हैं, जीओसी वहाँ पर हैं, एरिया कमांडर वहाँ पर हैं, केव गिरती है उसमें वो शहीद होते हैं, फौज के 3 SSG के ऑफिसर शहीद होते हैं, कर्नल समेत। तो ये सारे, फिर उसके बाद बेनज़ीर के ऊपर देख लें, लाल मस्जिद का केस देख लें, इसमें प्रेसिडेंट की कहाँ से इन्वॉल्वमेंट हो गई? और फिर कहाँ क्या गया कि मस्जिद में इतने बारूद हो, वेपन हो, एम्युनिशन हो, एक SSG का लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद कर दिया जाए और ऑपरेशन ना किया जाए। तो बात यह है कि देन ही इज फेसिंग, ही केम पे लेकर आ रहे हैं। देखिए, मैं इससे लेकर आ रहा हूँ कि ये सारे केसेस हैं सिक्योरिटी की, वो तो बिल्कुल सही है। तो फिर लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त हुक्मरान रहे, नो कोर कमांडर वाज देयर, जिम्मेदारी से पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पर थी, चीफ मिनिस्टर वहां पर थे, कोर कमांडर वहां पर थे, हर चीज में जनरल मुशर्रफ को इन्वॉल्व कर दिया गया। ये मैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस कहता हूँ। और सेकंड ये कि वी शुड गिव हिम क्रेडिट कि वो वापस आके फेस किए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट को, आप इनको ज़्यादा दें, अगर ये भेजना चाहते हैं, नहीं भेजना तो गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उनको भेजा है, और फिर अभी वो आना चाहते हैं, बल्कि उनको तो उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक हो गया, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो आ भी सकेंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया आने के लिए, उनको अलाउ किया, बट देन ही हैज टू फेस ऑल द केसेस। द इशू इज ओनली सिक्योरिटी। उन्होंने यही कहा कि जी मुझे सिक्योरिटी दी जाए तो आई एम रेडी टू कम। इसके ऊपर अभी इनकी बहस चल रही है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अदरवाइज नवाज शरीफ के और इनके केसेस में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल में इस पे हम दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसी पॉइंट पे लेट मी टेक अ ब्रेक। और ये जो ब्रिगेडियर हारिस ने कहा है कि नवाज शरीफ एंड जनरल मुशर्रफ के केसेस में बहुत फर्क है, इस पे जवाब लेंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम बात करेंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब क्या कहते हैं। आप ब्रेक पे आने से पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कह रहे थे कि जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ साहब के केसेस में बहुत फर्क है, ताहियात ना अहली का मवाजना किया नहीं जा सकता। मैं तो समझता हूँ ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे हैं, उसमें कोई मुआवजा कैसे किया जा सकता है। परवेज मुशर्रफ साहब ने मुल्क का आइन तोड़ा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं तोड़ा। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया,
परवेज़ मुशर्रफ साहब के हुक्म के ऊपर चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे इफ्तिखार साहब, उनको बालों से पकड़कर घसीटा गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब के हुक्म के ऊपर जितने सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको हाउस अरेस्ट किया गया, घर में कैद कर दिया गया, जेल डिक्लेयर कर दिए गए उनके घर। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक नामालूम रकम जिसके ज़रिए उन्होंने दुबई में अपना अपार्टमेंट बनाया, उन्होंने लंदन में अपने अपार्टमेंट बनाए। जब पूछा गया तो कहा एक दोस्त ने जो शाह थे उन्होंने करोड़ों डॉलर मुझे दे दिए। उनसे पूछेगा कितने? 10 मिलियन। तो उन्होंने कहा भाई 10 मिलियन डॉलर में क्या आता है? तो वो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 2 या 3 मिलियन डॉलर का हिसाब दें, वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे अकाउंट में उन्होंने डाल दिए थे पता नहीं 10, 20, 25 मिलियन जितने भी डॉलर थे। कोई मुकदमा नहीं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने टेलीविजन पे आके कहा कि मैं असरअंदाज हुआ और उस वक्त के आर्मी चीफ के जरिए हुआ। आर्मी चीफ पे भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझे असरअंदाज होकर निकलवाया यहां से। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने टेलीविजन पे आके कहा कि ये दहशतगर्द जो हैं ये हमारे दोस्त हैं, और अदालत कह रही है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब इज्जत से तशरीफ लाएं, यहाँ पे इलेक्शन लड़ें, वो एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उनके ऊपर क्या कैद है? हम उनको सिक्योरिटी देंगे। अदालत ने नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल अदालत ने नहीं कहा। मशरूत है जी, मगर हाँ, मगर यहाँ पर आप जरा मुकाबला कीजिए। कहा यह जा रहा है कि हर बंदा जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो एक एफिडेविट दे। एफिडेविट में क्या लिखे कि अगर उसने फॉरेन ट्रैवल 3-4 साल में किए हैं तो वहां पे क्या खर्चा किया। यानी अगर आपने किसी एयरपोर्ट के ऊपर $300-400 की अपने बच्चों के लिए शॉपिंग की है और आप वो नहीं आपको याद रहा लिखना आप किस किस एयरपोर्ट से क्या क्या खरीदते रहे हैं, तो आप पर्जरी के अंदर 1 साल कैद हो सकते हैं, ताहयात डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो मैंने तमाम लिस्ट गिनवाई है इसके बावजूद उनके ऊपर कोई कैद नहीं है कि वो इलेक्शन के कागज जमा करवाएं। ये मेरा मुकदमा है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। एक और बात कर देता हूं। अभी अवैस तौहीद साहब ने कहा कि फैसले की समझ नहीं आ रही। कैसे समझ आएगी भाई? पनामा का मुकदमा था, इकामा पे निकाल दिया, यहां पे मार्शल लॉ लगाया, आइन तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। वहां पे अपने बेटे से तनख्वाह जो नहीं ली, जो वसूल नहीं की, नैब के अंदर भी साबित नहीं हो सका कि वो कभी भी वसूल की गई है, उस बुनियाद पे आपने नाअहल कर दिया। गैर मशरूत, ये नहीं कहा कि मशरूत इस बात पे कि अगर नैब के मुकदमे का फैसला हो तो हम आपको हटा देंगे, बगैर किसी शर्त के उसी वक्त हटा दिया। 11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उन्होंने बेनज़ीर के जब सियासी करियर के अंदर ज़ियाउल हक साहब ने इखलाकियात पढ़ने की कोशिश की तो 11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आप इखलाकियात अपने पॉलिटिकल राइट्स में नहीं पढ़ सकते। अब इखलाकियात भी पढ़ी गई और नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से भी हटा दिया गया। तो अब आप किस किस चीज का मुआवजा? हारिस नवाज साहब, नून लीग को एतराज है कि जनरल मुशर्रफ को मशरूत इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाती है, लेकिन नवाज शरीफ को तो ये मशरूत बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दिया जाता। देखें, बात सुने, बात यह है कि वो नाअहल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया हुआ है, मुशर्रफ को भी नाअहल नहीं किया और उसके बाद वो आके केस लड़ेंगे। केस का जो भी डिसीजन होगा, से पाबंदी है, देखिए उसी का तो केस की उन्होंने अपील की हुई है, उसी का तो फैसला होना है, उसी पे आर्गूमेंट होने हैं कि आपने ताहयात पेशावर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। इसी को तो उन्होंने 2009 में कंटेस्ट किया हुआ है कि इसको नहीं होना चाहिए। वो केस का फैसला होगा, अगर इनकी फेवर में आएगा ही कैन कंटेस्ट, अगर नहीं होगा तो नेशनली विल नॉट बी अलाउड। और उसके बाद ये इस तरह क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा कि कोर्ट ने क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। बात यह कि आपने अपने लिए क्या सफाई पेश की, क्या आपने कोई अपना डॉक्यूमेंट को ऐसा दिया के मुकदमे का तो अभी फैसला ही नहीं आया। बिल्कुल यार, तो इसलिए सेकंड गेस अदालत के फैसले नहीं, वो नाअहल दूसरे केस पर कह रहा हूं। आप मुआवजा, आपने कहा मुआवजा करें, मैंने मुआवजा कर दिया, एब्सोल्युटली ठीक है, हक है जो भी वो फैसला तो झुका है। नवाज शरीफ साहब एक दिन में चले गए थे। बिल्कुल यही बात है कि ये तो कोर्ट का भी अगर मुशर्रफ के खिलाफ भी फैसला आता है तो दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड, इस पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए यही बात हम करें कि अगर वो आते हैं, अपना केस फाइट करते हैं, जो कि पहले भी आए, वरना बड़े आराम से दुबई में बैठे हुए थे। ही केम टू पाकिस्तान टू फेस द केसेस, लेकिन जिस तरीके से केस चलाया गया, इंडिविजुअल को इन्वॉल्व कर लिया गया, दैट वाज क्वेश्चनेबल। ठीक है सर, जनरल मुशर्रफ के केस पर तो मजीद बात करेंगे, लेकिन नैब रेफरेंसेस, अवैस तौहीद साहब आपकी तरफ आएंगे। कल ये डेडलाइन खत्म हो रही है, आपको लगता है कि एक नई एक्सटेंशन मिल जाएगी और कितना अरसे की एक्सटेंशन मिलेगी? ये आज नवाज शरीफ साहब ने वो मंडी बहाउद्दीन में कर रहे थे खिताब, वहां कहा कि उनके मुखालिफिन चाहते हैं कि मैं जेल चला जाऊं, तो आपको क्या लग रहा है कल के बाद? देखिए, में जो है अगर तोसी की भी तो जाहिर बात है कि जो शुबह को शुबात थे
और जो एक्सपेक्टेशन थी नवाज शरीफ साहब के कैंप के अंदर, उसी तरह नजर आ रहा है कि फैसला महफूज होगा। एक्सटेंशन के बाद जो एक 2 हफ्तों की भी हो सकती है, 3 हफ्तों की भी हो सकती है, और उसके बाद निगरान सेटअप के अंदर जो है इनको सजा का भी। अवैस तौहीद साहब, बड़ी माजरत, आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप लोगों को क्या तवक्कुआत है, बल्कि आप लोग चाहते क्या है कि कल फैसला आ जाए, या आप लोग चाहते हैं, नून लीग चाहती है, शरीफ फैमिली चाहती है कि अभी इसमें मजीद डिबेट हो, मजीद जिरा हो? हमें इससे गर्ज नहीं है। अदालत को जो फैसला करना है वो करे, और जो तरीक़ाकार अपनाना है वो अपनाए। आपने देखा इससे पहले JIT जो है वो व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए बनी थी। आपने देखा कि नैब के जो तरीक़ाकार और कवानीन हैं कि पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर फाइल किया जा, वो तमाम चीज़ें नहीं हुई। आपने ये भी देखा कि मुद्दत भी जो थी वो ये कहा गया, आला अदलिया ने कहा कि आप मुकदमा नैब को दर्ज करें, आला अदलिया ने उसको सुपरवाइज़ किया, फैसले की अपील भी आला अदलिया के पास ही जानी है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, और हम कह रहे हैं ठीक है, जो अदालत फैसले कर रही है, हमने पहले भी सर झुकाया, अभी भी सर झुका रहे हैं। हम तो अवाम की अदालत में हैं, अवाम की अदालत में पेश हैं। एक मतलब फैसला अदालत ने करना है, एक फैसला अवाम ने 2 महीने में करना है। आप अदालत के फैसले का मुंतजर रहें, हम अवाम के फैसले के मुंतजर रहेंगे। बड़ी जज्बाती बात कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने चूंकि इस किस्म के फाइनेंशियल क्राइम्स नैब में डील किए हैं, तो इस किस्म के मुकदमात का आखिरी हतमी फैसला क्या होता? देखें गरीदा, एक तो बड़ी क्लियर बात हो रही, नैब का एक प्रोसीजर है कि पहले एक इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसके बेस पे रेफरेंस फाइल होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चला, फिर JIT चली, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल है इनके खिलाफ, इसलिए उन्होंने नैब को कहा कि इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया जाए। एक तो ये है। सेकंड देखने की बात है कि डिफेंस ने कौन सी कोई नया एविडेंस दिया है नैब के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया था या JIT में नहीं दिया था, जिससे पता चले कि इनकी लेजिटिमेट पैसा है, इन्होंने जायज़ तरीके से इनकी आमदन ज़राए थे, और जो कि उन्होंने अपने एड्रेस में भी कहा था, असेंबली में भी और पाकिस्तान के अवाम को भी, कि ये ज़राए हैं। तो अगर जब उन्होंने कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी है लेस कतर के लेटर की, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस बेस के ऊपर आई पर्सनली फील के बहुत कम चांसेस हैं कि ये इनका एक्विटल हो सके। आई सी कि इनको इसमें इन्वॉल्व होंगे, इनको सजा हो जाएगी, बट वी हैव टू वेट एंड सी फॉर द डिसीजन ऑफ द नैब कोर्ट। ठीक, एक लास्ट मुझे कमेंट देना है। अवैस तौहीद साहब, बहुत माजरत, कुछ वहाँ DSNG में प्रॉब्लम था, लेकिन आप नैब रेफरेंसेस के हवाले से मुस्तकबिल की बात कर रहे थे, तज्जिया दे रहे थे, आप प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। देखिए गरीदा, ये तो जाहिर बात है लग रहा है, और जितने भी कानूनी माहिर हैं वो समझते हैं कि जिस तरह केस की पेशरफ्त हो रही है, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब के कैंप में भी ये तवक्को की जा रही है, और ख़ुद के उनको सज़ा हो सकती है, और अभी तक उन्होंने वो शवाहिद पेश नहीं किए जिनकी बुनियाद पर उन्हें एक्विटल मिल सके। दूसरी जानिब जो ना उगला जाए ना निगला जाए, वो है मरियम नवाज साहिबा का, और उनके खिलाफ जो 2 केसेस हैं, उसमें एक में जो है वो तकरीबन प्रोसीडिंग्स पूरी हो चुकी हैं, और उसमें यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर उन्हें भी सज़ा हो गई तो फिर नून लीग का जो मुस्तकबिल है, या नून लीग के जो कैंप है, वो कितना मजबूत रहता है, और जो शहबाज शरीफ साहब इंतजामी एक तरह से सरबराह के तौर पे है, क्या सियासी सरबराह हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव है, नवाज शरीफ साहब बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये इलेक्शन आता नजर आ रहा है कि ये हो रहा है, और उसके अंदर जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें हैं, उनका नैरेटिव किस तरीके से स्ट्रेंथन होगा, किस तरीके से जड़ें पकड़ेगा, एक बड़ा इम्तहान है नून लीग के लिए, पंजाब के लिए भी, जिससे ये फैसला होना है कि मरकज में किसकी हुकूमत बनेगी, क्योंकि मज़ाहिमत की तारीख न पंजाब की है न नून लीग की। बड़ा इम्तहान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त नून लीग के सियासी मुस्तकबिल पर और पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी इंतशार है उसके अंदर कितना इस्तेहकाम आ सकता है, क्योंकि माशी बहरान जो है अवैस तौहीद साहब, आपकी आवाज फिर कट रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त भी खत्म हो गया। अवैस तौहीद साहब बहुत शुक्रिया, नवाज साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और फवाद चौधरी साहब का भी बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।